बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 के पार्ट बी के साथ शकील अहमद। और हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल हम बेसिक फंक्शनैलिटी को भी डिस्कस कर रहे हैं और हमारी ये जो रीकैप है वो खासा जो है वो तवालत के साथ है, बिकॉज दरमियान में जो 13-14 हफ्ते हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ टच रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी भी डिमांड जो है वो इंटरेक्टिव सेशन में यही थी कि हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ दोबारा करें। अगरचे हम लोग सेशनल 1 का एग्जाम भी कर चुके थे, लेकिन खुद मेरी अपनी भी फीलिंग यही है कि जो फेज 1 में हमने जितने कोर्सेज किए थे उनमें हमने रीकैप जो था वो खासा शॉर्ट रखा था, लेकिन यहाँ पे शायद उससे हमारा काम नहीं चल सकेगा। तो मैं रीकैप को थोड़ा तवील कर रहा हूं और उसके बाद हम जैसे कि मैंने पहले लेक्चर के इब्तिदा में भी बात की थी कि हम अपना जो कोर्स कंटेंट्स है उनको हर सूरत पूरी क्वालिटी के साथ करेंगे। पॉसिबली जैसे कि पिछले कोर्स के साथ भी हुआ कि रीकैप के बदले मुझे कुछ लेक्चर्स ज्यादा लेना पड़े, तो आई होप कि आप लोग मेरा इस हवाले से साथ देंगे, बिकॉज हमें किसी भी शक्ल में अपना जो कोर्स कंटेंट्स है उनको हर सूरत में पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। हम लोग जो आजकल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले चंद लेक्चर्स में वो है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पे, और उसमें हम जो चीज कर चुके हैं हमने कहा है कि सीपीयू है जिसका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एमबीआर, जिसको हम दूसरे मानों में मेमोरी का इंटरफेस भी कहते हैं, जो कि सीपीयू और मेमोरी के दरमियान मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। और ये बात भी बता चुका हूं कि जो एमबीआर है वो बाज बुक्स में और बाज जगहों पे आपको एमडीआर के तौर पे मेमोरी डाटा रजिस्टर के तौर पे भी नजर आएगा। तो ये दोनों एक ही चीज है। तो हम अभी इसी आइडिया के साथ चल रहे हैं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इसके अलावा इनपुट आउटपुट के जो एड्रेस रजिस्टर है और बफर रजिस्टर, इसके अलावा एग्जीक्यूशन यूनिट है, एंड देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है। उसके साथ हमने जो बात कही है वो ये है कि मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी ऐसी मेन मेमोरी इस तरह से है कि उसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शंस और डाटा दोनों इकट्ठे रखे हुए नजर आते हैं। और फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम ये बात बड़ी तसल्ली के साथ कर चुके हैं कि एक तो हमने कहा कि इस मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों इकट्ठे रहते हैं, और दूसरी बात हमने कही थी कि इसके अंदर जो तमाम कंटेंट्स हैं उनको हम मेमोरी के एड्रेस से जाके तो हम उन तक हमारी जो रीच होती है वो थ्रू एड्रेस होती है, राइट। तो मेमोरी के जितने और ये जो कंटेंट है इसके अंदर जितनी भी स्पेस है वी कॉल इट अ वर्ड, right? That can be 1 byte, that can be 2 byte, that can be 4 byte and so on. तो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। हम पिछले एक लेक्चर में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, आज थोड़ा हम बेहतर तरीके से इसको देखेंगे कि मेमोरी की कैपेसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये जो है ये बस सिस्टम भी है, और बस सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है बिटवीन ऑल दीज कंपोनेंट्स। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, और हमने देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन का साइकिल है उसमें बहुत बुनियादी तौर पे सिर्फ 2 फंक्शंस हैं, जिनमें से कि फेच और एग्जीक्यूट। फेच का मतलब हमने कहा था कि जो भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है उसको मेन मेमोरी में जाके लोड करना है, और फिर 1 by 1 उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो उठा के ले जानी है ALU के अंदर, और कंट्रोल यूनिट इसमें हमें सारी कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर मेन मेमोरी और कैशे और रजिस्टर्स ये अपना अपना सारे रोल प्ले करेंगे और एक खास तरतीब के साथ होगा। और उसके बाद एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव के साथ उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया है और उसके जो आपने रिजल्ट्स लेने हैं उन रिजल्ट्स को किसी प्रॉपर प्लेस पे जाके आपने स्टोर करना है और उनको सेव करना है। बिकॉज अगर आप
कोई रिजल्ट लेके उसे कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे या उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी उस एग्जीक्यूशन का कोई फायदा नहीं है। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा कि जो साइकिल है उसको हमने दो हिस्सों में, 2 स्टेप्स में हमने कहा, जिसको हमने कहा कि एक फेच साइकिल है और एक एग्जीक्यूट साइकिल है। और हमने ये भी कहा कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर फर्ज करें कि कोई 40-50 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हर एक के लिए फेच और एग्जीक्यूट और इतनी दफा ये होगा, और एज सुन एज दैट प्रोग्राम इज एंडेड तो वी विल मूव टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो उसको हम जो है वो खत्म कर देंगे। और ये हमने डायग्राम भी उस वक्त देखी थी कि जिसमें हमने कहा था कि स्टार्ट करेंगे फेच साइकिल्स होंगे और उसके अलावा एग्जीक्यूट के साइकिल्स होंगे, और एज सुन एज वो प्रोग्राम खत्म होगा तो हम हार्ट की स्टेज पे चले जाएंगे। अच्छा, इस सारी बात के बाद हमने देखा कि हमने इस दौरान बात की थी कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है कि जो कि एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ओके, और इसके अलावा हमने एक्यूमुलेटर की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, और हमने कुछ और बातें की थी। तो फर्स्ट कीजिए कि एक स्टेज के ऊपर मैं आपसे कहता हूं कि एक इंस्ट्रक्शन है, राइट। एक इंस्ट्रक्शन है जो इस वक्त मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं। ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि एड R1 R2। अब इसका क्लियर मीनिंग तो ये है कि जो R2 की वैल्यू है उसको R1 में ऐड करके तो R1 में उसका रिजल्ट कंपाइल कर दिया जाए और वहीं रख लिया जाए। तो लेकिन जो बात यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो एक इंस्ट्रक्शन है उसके कम से कम 2 हिस्से होते हैं, एक ऑपकोड है और एक ऑपरेंड है, राइट। तो ऑपकोड क्या है? जो आपने फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ऐड जो है दैट इज माय ऑब्जेक्टिव कि मुझे ऐड करना है। किसे ऐड करना है? डाटा क्या है? दैट इज द ऑपरेंड, राइट। तो हम आगे चल के जब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी तफसील आएगी कि समटाइम्स ऑपरेंड होंगे, समटाइम ऑपरेंड नहीं होंगे। 0 ऑपरेंड भी हो सकता है, हमें 1 ऑपरेंड भी हो सकता है, हमारे पास 2 ऑपरेंड भी हो सकता है, हमारे पास सो ऑन 3 ऑपरेंड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑपरेंड लेकिन जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि एक इंस्ट्रक्शन के कम से कम 2 पार्ट हैं जो कि ऑपकोड और ऑपरेंड है, क्योंकि बात जब ऑपरेंड नहीं होगा तो फिर उसका भी हमारे यहाँ एक क्लियरली मीनिंग होगा कि जब ऑपरेंड नहीं है तो तब हमने किस डाटा पर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये हम वक्त आने पे देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने बिल्कुल इसी लेक्चर के पिछले हिस्से में हमने कहा कि जब हम प्रोसेसर अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है इनटू द साइकिल्स, जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है, तो इस दौरान जो हमारा डाटा है वो मूव कर रहा होता है प्रोसेसर और मेमोरी के दरम्यान। और वहां पे हमने कहा था कि दिस इज अ 2-वे प्रोसेस, कि मेमोरी से उठ के प्रोसेसर में भी आएगा और प्रोसेसर से उठ के मेमोरी में भी जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि डाटा की मूवमेंट होती है प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट के दरमियान भी। आउटपुट की तरफ हमेशा प्रोसेसर से आउट होके जाता है और हमेशा आउटपुट डिवाइस को इनपुट होगा प्रोसेसर का डाटा, while reverse is the case for the input, के इनपुट से हमेशा डाटा निकल के इनपुट के अंदर कभी नहीं डाटा जाएगा प्रोसेसर से, बल्कि इनपुट से हमेशा डाटा निकलेगा और प्रोसेसर की तरफ जाएगा। और हमने एक डायग्राम में पीछे ये बात कही भी थी। अच्छा, देन ये है कि इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग होती है कि ये वाले काम होते हैं जब हम एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके अलावा प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान हो रहा होता है डाटा ट्रांसफर। इसके अलावा डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है जिसके अंदर के ALU में अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं। लेकिन एक और चीज ये है कि इसके साथ कुछ कंट्रोल्स भी काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल्स ये है कि अगर हम फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की, हम बहुत ज्यादा दफा से बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं फॉन न्यूमन, बिकॉज आज का कंप्यूटर बुनियादी तौर पे करता ही इसी प्रिंसिपल पे काम है। तो फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहता है कि जी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इंस्ट्रक्शन होगी। और अगर फर्ज कीजिए कि हम किसी
लाइन नंबर 145 पे खड़े हैं, तो फिर उसके बाद 146 पे जाएंगे, उसके बाद 147 पे जाएंगे, उसके बाद 148 पे जाएंगे अंटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन ऐसा है कि बाज़ औक़ात हमें कुछ कंट्रोल कमांड्स भी आती हैं, आप लूप्स चलाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के, और जब फंक्शंस उसके अंदर जंप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप से यहाँ पे जो एग्जांपल है वो कह रही है कि 149 के बाद फर्ज कीजिए कि जो 149 जब आपने एग्जीक्यूट की एक जो इंस्ट्रक्शन थी, तो उसके अंदर आपको साथ ही एक इंस्ट्रक्शन मिली कि जंप टू से 182। तो अब क्या हुआ कि हमने उस रूल को छोड़ दिया कि हम 1 बाय 1 जो है एक हर इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो ये कंट्रोल्स भी उसके साथ चल रहे होते हैं, और इन कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है कि समटाइम आपको जो अपनी रूटीन से हट के प्रोग्राम्स करना पड़ते हैं और रूटीन से हट के जो प्रोसेसिंग करना होती है, तो उसमें भी ये आपको बेनिफिट देता है। अच्छा, अब ये बात करने के बाद एक छोटी सी और चीज है जिसका हमने तस्करा किया था, एक्यूमुलेटर का। हमने कहा था कि एक्यूमुलेटर क्या है, ये एक ऐसा डाटा रजिस्टर है जो कि एएलयू की आउटपुट पे तो लाजिम जितना भी चीजें होंगी उनको होल्ड करेगा, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की टेम्परेरी स्टोरेज होंगी तो उसमें भी ये हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, तो उसकी कैपेसिटी की कैलकुलेशन हमने की थी। जैसे कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 2 raised to power 12 is equal to 4096 मीन्स के 4K की जो कैपेसिटी है वो 2 raised to power 12 हो जाती है। तो थोड़ा सा इस पे बात हम पहले क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हमने इस पे बात की थी, लेकिन एक बार फिर जस्ट टू रिवाइज दैट आइटम, तो मैं ये कहता हूं कि मेमोरी की जब हम कैपेसिटी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट कीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेमोरी के अंदर जो एक लोकेशन के अंदर जो चीज है वो कितने बाइट की है। हम सबसे पहले जो एक एग्जांपल लेंगे, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम में जाके आपको दिखाता हूं कि फर्स्ट कीजिए जो हमारे यहाँ पे कंटेंट्स रखे हुए हैं, तो ये कंटेंट इसको हम एक वर्ड कहेंगे, राइट। तो हम ये देखेंगे ये वर्ड कितने बाइट का है। इजीएस्ट टू कैलकुलेट इज कि ये 1 बाइट का है, ठीक है। अगर ये 1 बाइट का है तो हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, अगर ये 2 बाइट का है तो हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, और अगर ये 4 बाइट का है तो हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो लेट अस सी। अच्छा, बाइट की सूरत में कैलकुलेशन कुछ और होगी, वर्ड की सूरत में कुछ और होगी, तो हम बेहतर है कि बाइट की सूरत में करें, क्योंकि वर्ड डिपेंड करता है कि इस मेन मेमोरी में वर्ड का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले एक आसान केस लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि ये 1 बाइट की इसकी कैपेसिटी वो है, कंटेंट की जो साइज है वो 1 बाइट है, और दिस इज 4K, राइट। तो एक बात बड़ी क्लियर है, आप जब इससे पिछले सेमेस्टर में आपने बूलियन अलजेब्रा लाजमी पढ़ा होगा, और उस बूलियन अलजेब्रा में आपने एक चीज देखी होगी कि 1042 जो है, जिसको कि हम राउंड में कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अगर ये 1000 के करीब है, तो एक और चीज हमने कहा था कि जब हम इसे 1000 को देख रहे होते हैं तो वो 2 raised to power 10 होता है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख ले। तो 2 raised to power 10 इज इक्वल टू 1000, राइट। और इसी तरह अगर 1000 को 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो इट बिकम्स 1 मेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं कहूं कि अच्छा, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 1K, ठीक है। ये इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, राइट। ये सुपरस्क्रिप्ट की बजाय
ठीक है, हम इसे कह देते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1k, और 1k का मतलब है 1k का मतलब है कि 1000। ठीक हो गया। अच्छा, अब 1000 ज़रब 1000, अगर हम 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 मेगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 सिफर लगेंगे। जब इसके साथ 6 सिफर लगेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि दिस इज इक्वल टू 1 मेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि ये है 2 रेज टू पावर 10, और फिर उसके बाद मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो अगर इसे मैं कहूं तो ये कहीं बन जाता है 2 रेज टू पावर 20। प्लीज ये मत कहिएगा कि ये 2 रेज टू पावर 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। 2 रेज टू पावर 20, तो हम ये कहते हैं कि जब 2 रेज टू पावर 20 है दिस इज इक्वल टू मेगा। इसी तरह 2 रेज टू पावर 30 जो है मैं इसे लिख लेता हूं कि दिस इज 1 मेगा, राइट। और अगर मैं 2 रेज टू पावर 30 की बात करूं तो 1000 गुना 1000 मेगा जो होते हैं दिस इज इक्वल टू 1 गीगा, तो ये एक 1 गीगाबाइट। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमारी मेमोरी में 1 बाइट की वो है जो कंटेंट है वो 1 बाइट का एक वर्ड है, और जो हमारे पास 2 रेज टू पावर 10 या 2 रेज टू पावर, अगर 2 रेज टू पावर 10 है तो हम कहते हैं कि इस मेमोरी की कैपेसिटी है 1 किलोबाइट, राइट। बाइट कहेंगे क्योंकि वहां पे 1 बाइट रखी हुई है। ओके, और अगर फर्ज कीजिए कि मेरा वर्ड 2 बाइट का है तो मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा इसे, राइट। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स मेरे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर वो 2 किलो बाइट का वर्ड है तो मेरे पास यहां पे 2 रेज टू पावर 11 बाइट्स आ जाएंगे, और मैं इसे यहां पे कहूंगा 2 किलोबाइट। ठीक है, और अगर मेरे पास फर्स्ट कीजिए कि 4 बाइट का वर्ड है तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 12, एंड दिस इज इक्वल टू 4 किलोबाइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएं। अगर 16 बाइट का वर्ड है और हमारे पास लोकेशंस हैं 1 गीगा, तो 1 गीगा का मतलब ये है 2 रेज टू पावर क्या होगा जी, अगर 16 बाइट का वर्ड है तो 2 रेज टू पावर मैं आपको बताता हूं 34 होगा। तो कैलकुलेट करके देखिए, और अगर किसी के ज़हन में इस हवाले से कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, और वेरी नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में और मैं इसकी पूरी तरह आपको एक्सप्लेनेशन एक बार फिर दे दूंगा। वैसे क्लास में हम बहुत इसके ऊपर तफसील के साथ बात कर चुके हैं। तो मैं वापस आता हूं इस पे, जो हमने मेमोरी के साइज की कैलकुलेशन की थी। तो मेमोरी के साइज की कैलकुलेशन के बाद हमने साइकिल की बात की। साइकिल की बात करने के बाद हमने डाटा की मुख्तलिफ जो डाटा मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो रोटेट करते हैं तो हमने उनकी बात पे कर ली। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर एग्जांपल में कुछ चीजें हैं जो आपको सुन के तो आप ऐसा कीजिए कि किसी जगह लिख के रख लीजिए, बिकॉज उन्हें मैं 2-3 दफा जब इस्तेमाल करूंगा तो शायद फिर बार बार हम यहाँ पे नहीं आएंगे। इसमें जो एग्जांपल हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमने कहा है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट की है, राइट। हमारी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की है जिसके अंदर 4 बिट का ऑपकोड है। 4 बिट का मतलब ये हुआ कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट, राइट। और जो हमारे यहाँ जो पूरी इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट की है। तो आपको पता है कि 4 बिट का मतलब होता है एक हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल डिजिट। तो इसका मतलब है कि 4 हेक्साडेसिमल डिजिट की हमारी इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर जो पहला जो लेफ्ट मोस्ट hexadecimal digit होगा that would be the opcode, and the remaining 3 hexadecimal digits would be the operand or the address, because operand क्या है, वो उन चीजों के एड्रेसेस हैं या उनके नाम है या वो एग्जैक्ट डाटा है जिनके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करना है। ओके, एक बात तो ये हो गई। और अगर इंटीजर है तो उसमें हम कहते हैं कि 16 बिट का इंटीजर है, और यहाँ पे हम इसको देख के चलते हैं। और प्रोग्राम काउंटर के हवाले से हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन होगा। कौन सी इंस्ट्रक्शन? नेक्स्ट, जो अभी नेक्स्ट उसने प्रोसेस करनी है, लेकिन स्टार्ट में वही पहली होगी, वही नेक्स्ट होगी। तो प्रोग्राम काउंटर में जो सब, जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तब तो पहली होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पहली की एग्जीक्यूशन पर जाएगी तो वो दूसरी को फेच करने के लिए प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट कर लेगा। तो अब ये कहना अभी कबल अज वक्त होगा कि एक इंक्रीमेंट करेगा। एंड मुमकिन है कि अगर हम हमारा वर्ड बड़ा है और मेमोरी का साइज छोटा है तो तब हमें इंक्रीमेंट, अगर वो 2 लोकेशन में आते हैं तो तब हमारा इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। अभी इस बात को हम बाद में क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहेगा। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसके अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शन होगी जो करंटली इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। और 3 चीजें कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब मैं आगे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो इनकी बार बार जरूरत पेश आएगी। और अगर आप देखें कि हेक्साडेसिमल डिजिट या 4 बिट्स का आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आप इसे देखें तो ये हेक्साडेसिमल डिजिट में ये 1 बनता है। 0001 इज इक्वल टू 1 ऑफ द हेक्साडेसिमल। और इसे कहीं लिख लें कि इसका मतलब है कि लोड करें एक्यूमुलेटर को फ्रॉम मेमोरी, राइट। इट मीन्स कि जब मेरा ऑपकोड होगा 1 तो उसका मतलब होगा कि लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी। और उसके बाद अगर आप 0010 को देखें तो दिस इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल डिजिट 2। तो 2 का मतलब होगा कि स्टोर एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, राइट। और उसके बाद अगर आप 0101 को देखें तो हेक्साडेसिमल डिजिट में दिस इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है ऐड टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी। तो अब हम देखते हैं कि ये एक ऐसी हमने एग्जांपल बनाई है कि जिसमें ये सिर्फ 3 ऑपकोड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन 3 को हमने यहाँ पे लिख के रख लिया है, और आप इसे किसी जगह नोट करें ताकि अब जो हम जिस एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं तो उस एग्जांपल के अंदर हमने इसे बार बार इस्तेमाल करना है। तो लीजिए, हम ये मैंने साइडों पे कुछ नोट्स भी इसके ऊपर बना दिए हैं, और वो नोट्स आपको ये दीजिए जी, अब आपको पूरे नजर आ रहे होंगे। तो जब मैं इन्हें देखता हूं तो मैं पहले, आप देखिए कि यहां लिखा हुआ है स्टेप 1। मैं स्टेप 1 पे आता हूं। स्टेप 1 में हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो शो कर रहा है। अच्छा, ये पहली इंस्ट्रक्शन है। हम ये कहें कि अगर ये पहली इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम काउंटर में जो है वो 300 लिखा हुआ है, और इस वक्त अभी चूंकि ये पहली ही इंस्ट्रक्शन है तो 300 के कंटेंट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गए। और साथ ही आप देखिए कि एक्यूमुलेटर खाली है, बिकॉज अभी एक्यूमुलेटर लोड नहीं हुआ। हम पहली इंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, जब ये प्रोसेस होगी तो तभी एक्यूमुलेटर लोड होगा, ठीक है। तो जब इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ हम जा रहे होंगे, और एक और बात यहां पे देखने में आपको नजर आ रही होगी कि मेमोरी का ये वाला पार्ट जो 300 की सीरीज वाला पार्ट है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो ये 900 वाला पार्ट है तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि डाटा है। तो हमने कहा था कि मेन मेमोरी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन इकट्ठे ही रहते हैं, और रीड भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। तो चलिए हम बात को आगे चलाते हैं, और हम कहते हैं कि द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स 300। हम स्टेप 1 पे हैं, राइट। स्टेप 1 पे हम कहते हैं द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स 300 द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन द वैल्यू। अब वो 300 के अंदर जब हम वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन
पे जाओ जो 300 के एड्रेस पे पड़ी है। जब हम 300 के एड्रेस पे जाते हैं तो वो लिखा हुआ है 1940। जब वो लिखा हुआ है 1940 तो आपको मैंने जैसे बताया था कि ये 4 हेक्साडेसिमल डिजिट बराबर है 16 बाइनरी के बराबर। ओके, तो इनमें से जो पहला है वो है इंस्ट्रक्शन, जो है वो हमारा ऑपकोड है। और मैंने कहा था कि आप नोट कर लें, तो पहला जो ऑपकोड 1 है, बिकॉज इट्स 1940। तो 1 का मतलब ये है कि लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेन मेमोरी। लोड 1 कहता है लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेन मेमोरी, कहां से? 940 से। तो वी वेंट टू द 940। जब हम 940 पे गए तो वहां पे पड़ा था 0003, राइट। हमने कहा इसको लोड करो एक्यूमुलेटर पे। स्टेप 2 पे आओ तो आपको नजर आएगा कि एक्यूमुलेटर पे लोड हो गया 003, और चूंकि ये परफॉर्म हो रही है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शन में देखिए तो 1940 है, बट प्रोग्राम काउंटर एक स्टेप आके जा चुका और इसने कह दिया 301। अब जैसे ही इसके ऊपर 301 आया तो जैसे ही एक्यूमुलेटर को लोड होने के लिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शन थी, एक्यूमुलेटर लोड हुआ तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट कमांड आ जाएगी। तो 301 कहता है 5941। आप देखिए कि 5941 आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अच्छा, अब 5941 5 के लिए मैंने क्या कहा था, ये ऑपकोड किसके लिए है? एड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेन मेमोरी। एड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेन मेमोरी। एक्यूमुलेटर के अंदर 3 तो पहले से खड़ा हुआ है। हमने कहा कि 941 को उठा के इसमें ऐड कर दो, तो 941 में जब हमने देखा तो इट इज 0002, राइट। दिस इज अ डाटा। अब क्या होगा, 3 ऑलरेडी है और एक्यूमुलेटर में 3 के अंदर 2 हमें ऐड करना है, जो इस इंस्ट्रक्शन ने हमें कहा कि तुम्हें ये करना है। जैसे ये होगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आप देखिए यहाँ पे 302 आ जाएगा कि ये इसने इंक्रीमेंट कर लिया और यहाँ 5941 है और साथ ही 3 जमा 2 समअप हुए और एक्यूमुलेटर में आ गया 5। ओके, एक्यूमुलेटर में आ गया 5। अच्छा, अब ये हमारा स्टेप 4 था। अब आप यहां पे देखिए कि हमारा जो है प्रोग्राम काउंटर दैट शुड हैव बीन इंक्रीमेंटेड, ये टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है बिकॉज यहां पे एक और इंस्ट्रक्शन आ गई है 2941। तो 2941 का मतलब ये है कि 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि हमने जैसे कहा था कि स्टोर एक्यूमुलेटेड टू मेन मेमोरी, राइट। अब देखें एक्यूमुलेटर के अंदर क्या इस वक्त मौजूद है? 5 है और हमने कहा कि इसको जाके 2 का मतलब है कि स्टोर द एक्यूमुलेटर इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कहां पे? आगे उसका जवाब मौजूद है कि 941 पे जाके, और 941 में जो पहले डाटा मौजूद है दैट इज इक्वल टू 2। अब वहां पे हमें क्या लिखना है? हमें 5 लिखना है बिकॉज एक्यूमुलेटर में 5 है और हमें ओवरराइट कर देना है ये वाला डाटा। तो एक चीज जो हमने इसी लेक्चर के पहले पार्ट के एंड में कही थी वो बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा इन ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस जो हमारा सोर्स है वो इंटैक्ट रहता है, वो डाटा चेंज नहीं होता, लेकिन डेस्टिनेशन पे जो भी डाटा होता है वो ओवरराइट हो जाता है, वहां अमूमन चेंज हो जाती है। तो यही आप देखिए कि जब हमें कहा गया कि 941 पे जाके एक्यूमुलेटर को प्लेस कर दो, तो एक्यूमुलेटर ने जब अपना 5 का हिस्सा उठाया और जब यहाँ पे 941 पे जाके उसको प्लेस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 941 की जगह जो 941 पे जो 2 पड़ा था दैट इज ओवर रिटन एंड दैट हैज बिकम 5 और ये चला गया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे एंड बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई नहीं थी, सो द होल सिचुएशन इज एंडेड। और हमारा जो मकसद था कि 2 हमने फिगर्स को ऐड करना था 2 एंड 3 को, तो हमने देखा कि किस तरह से जब हम एक छोटी सी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो मेन मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल हमने बनाई है और इसके अंदर
हमने देखिए कि जब भी मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ कोई चीज आती है तो वो आती वाया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर है। लेकिन हमने क्या किया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी उस वाले स्टेप को दरम्यान में से निकाल दिया। अगरचे हमने कुछ और स्टेप भी अभी सिंप्लिसिटी के लिए दरम्यान में निकाले हुए हैं, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर्स और मेन मेमोरी के दरमियान भी एक कैशे भी मौजूद है। तो अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, क्योंकि जब सीपीयू भी अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो अपने माइंडसेट के हिसाब से वो मेन मेमोरी से सब कुछ उठा रहा होता है, बट मेन मेमोरी जो है वो कैशे को देती है, कैशे रजिस्टर को देता है और एंड सो ऑन। बट दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि हमने प्रोड्यूस की सिर्फ इसलिए कि हम ये देख सकें कि जो इनका तालमेल है प्रोग्राम काउंटर का, एक्यूमुलेटर का, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, मेन मेमोरी का और ओवरऑल सीपीयू का, तो ये सारा जो एक इनकी कोऑर्डिनेशन है उसके जरिए हम अपनी इंस्ट्रक्शन या एक कोई छोटी सी जॉब कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम यहीं पे इस पार्ट को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर हाजिरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।